हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम थे बताया था फोर्थ चैप्टर में, कल इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था, मींस द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे। कल बताया था इसमें नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में होगा नॉन अलाइन, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। मीन्स इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन किया तो इसकी पॉलिसीज क्या रही। तो नॉन अलाइन मूवमेंट सब लोग को पता है। आज पहले डिस्कस हम कर लेते हैं कि जब इंडिपेंडेंस इंडिया ने गेन किया तो ऐसा नहीं था कि अचानक केवल इंडिया का ही वो मूवमेंट था। देखोगे कि उस समय की जो टेम्पररी वर्ल्ड था, सॉरी कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड था, उस पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा था। तो देखना, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और एक देखना सेकेंड वर्ल्ड वार में एक ये भी मुहिम थी क्या कि भाई लोगों को कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म से मुक्ति दिलवाओ। जी हाँ, बिल्कुल। तभी तो जाकर के देखना सेकेंड वर्ल्ड वार बाद बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंस गेन किए हैं। इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं, यहाँ तक कि चाइना भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इमर्ज हुआ है। तो अब सबसे पहले दो वर्ड आपको मिले क्या, तो पहले तो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक आइसोलेशन वाली इंसिडेंस या घटना नहीं था, केवल पूरे वर्ल्ड से इंटरलिंक था। पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चल रही थी, इंडिया में भी चल रही थी, इफेक्ट आ रहा था। अब सर ये दो वर्ड है कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, क्या होता है? तो एक तो होता है कि डायरेक्ट कॉलोनी बना लेना, मीन्स फिजिकल वे में, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल कर लिए। जैसे इंग्लैंड किए हुए था इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल, सारे चीज़ वही देख रहा था। लोगों को पता था कि इंग्लैंड क्या कर चुका है, इंडिया को पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। तो एक कॉलोनियलिज्म या कॉलोनी का एग्जाम्पल हुआ। इंपीरियलिज्म मतलब डायरेक्ट फिजिकली तो आप कब्जा ना करें, मान लो इसका मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकली आप क्या करें, इसे कब्जा करके रखें एक तरह से, मीन्स आप डिसीजन में इसका इंटरफेयर। उसी तरह इकोनॉमिक वे से आप क्या करें, इनडायरेक्ट वे में जब इस देश पे इफेक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल देखना है तो याद रखना, क्या पाकिस्तान बोला जाता है ना, चाइना का इंपीरियलिज्म पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति है। मीन्स चाइना एक तरह से बोल सकते हो इनडायरेक्ट वे में कॉलोनी बना चुका है। चाइना के खिलाफ कभी बोल ही नहीं सकता है। वही इंडिया के देखो भाई, अपना इंडिपेंडेंट है, हम मन करेगा तो यूएसए के खिलाफ भी बोलेंगे। यूएसए कितना बोलते रह गया, रसिया के खिलाफ कुछ बोले, यूक्रेन बार में कहाँ बोला, क्योंकि हम किसी के कॉलोनी या किसी के इंपीरियलिज्म वाली इफेक्ट में नहीं है, हम लोग कोई सोवरनिटी को फॉलो करते हैं। तो ये दो वर्ड था, मीन्स ये दोनों के खिलाफ उस समय आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था कि भाई कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म से कंट्रीज को मुक्ति दिलाओ, ठीक है। प्लस में देखना कि और कुछ देश भी क्या हो रहे थे, वहाँ पे भी आंदोलन चल रहा था और ये होगा कि पूरे वर्ल्ड से लिंक था। दूसरा याद करो, सुभाष चंद्र बोस, क्या सुभाष चंद्र बोस, SC बोस बोल सकते हो, सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, तो किए थे ना, एक आर्मी गठन किए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या, इंडियन नेशनल आर्मी, INA इसी को बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, नाम लिख लेना, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। और क्या था याद करो, इसमें मेनली बोल सकते हो ओवरसीज इंडियन, ऐसे इंडियन जो हैं तो इंडिया के, लेकिन उस समय इंडिया में न रह रहे थे, फॉरेन में थे, डिफरेंट कंट्री से ला करके। जापान में क्या किया था, इकट्ठा किया गया था और यही एक आर्मी बना था। मीन्स ऐसे इंडियन जो बाहर रह रहे थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये भी एक प्रूफ करता है केवल इंडिया का ये मूवमेंट नहीं था, बाहरी दोनों लोगों से भी जो थे वही भी चाह रहे थे इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करे। और क्या क्या रहा इस टाइम में, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन UN का भी क्या हुआ, बना, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसको नहीं याद है लिख लेना, 1945, ठीक है। और क्या रहा, तो और रहा कि वर्ल्ड में दो पोल एक तरह से बन गया। आगे इसी को देखेंगे, कौन सा याद करो, सेकंड वाले बुक में भी बताऊंगा। दो पोल बन गया, एक का लीडर क्या था, USA, और दूसरे का लीडर USSR। और ऐसा नहीं था कि केवल एक टाइप का, हर एक फ्रंट पे, मीन्स दोनों में बोल सकते हो आर्म्स का वर्चस्व भी था। आर्म्स किसके पास जीतना है, इकोनॉमिक बोल सकते हो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करना था, दोनों के बीच में एकदम कंपटीशन हो चुका था। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुका था, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुका था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों के बीच में एक तरह से था। दोनों ग्रुप के बीच में क्या था,
पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी दोनों के बीच में था। ऐसा नहीं था केवल एक चीज़ था, क्या क्या था, इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल। इकोनॉमिक मिलिट्री इसी को बोल दो आर्म्स की जगह, इकोनॉमिक मिलिट्री और पॉलिटिकल, तीन तरह से दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप, दोनों पोल जो था, इसी को तो बाइपोलर वर्ल्ड बोलते हो, दोनों पोल के बीच में मिलिट्री, इकोनॉमिक, मिलिटिकल एंड पॉलिटिकल, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैशेज हो, मतलब कंपटीशन था, कभी भी क्लैशेज में बदल सकता था। इसी को कोल्ड वार बोल रहे थे, कभी भी वार हो सकता था, वार फिजिकली भले नहीं था लेकिन कभी भी हो सकता था। प्लस में इसी टाइम हुआ था क्या, इमर्जेंस ऑफ चाइना, मीन्स इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, क्या इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना इसी के टाइम में हुआ था। इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना क्या इसी के टाइम में चल रहा। और क्या हुआ तो डीकोलोनाइजेशन, बोलता है ना कि कोलोनाइजेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डीकोलोनाइजेशन, नाइजेशन। बहुत सारे कंट्रीज को सेकेंड वर्ल्ड वार के ही इंडिपेंडेंस मिली। इन सब घटनाओं से हमें पता चल रहा है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या क्या हुआ। एक तो इंडिया का इंडिपेंडेंस केवल आइसोलेशनेटेड या बोल सकते हो कि केवल अकेला ऐसा घटना नहीं था, पूरे वर्ल्ड का इफेक्ट भी था। दूसरी चीज़ें, इसी टाइम में यूएन बना, दो सुपर पावर, दो ग्रुप बन गया एक तरह से, जिसको दो सुपर पावर लीड कर रहा था, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे में कंपटीशन था। ठीक है, ये तो था उस समय का सिनारियो। अब इसी समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। कितना भला बुरा लोग बोल देते हैं, सारे सोचते हैं सारे समस्या का जड़ हमारे नेहरू और गांधी हैं, और हंसी तो तब आती है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जो जिनको अपना फैमिली ना सुने वो भी गालियाँ नेहरू को देते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है नेहरूज रोल। अगला टॉपिक इसी में है आपका नेहरूज रोल, आपका बुक में है, देख सकते हो नेहरूज रोल। भाई नेहरू का क्या क्या रोल रहा, बड़े लीडर थे, विजनरी लीडर थे, विजन था इनके पास, फॉरेन पॉलिसी की अच्छी नॉलेज थी। तो इनको मेनली 3 टारगेट था। क्या क्या टारगेट था बेटा, तो अपने सोवरनिटी को पहले प्रमोट करना, क्या अपने सोवरनिटी को पहला तो इनको क्या करना था, प्रोटेक्ट करना। सेकंड टारगेट क्या था, तो सेकंड आपका टारगेट था टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन। थर्ड टारगेट है क्या बना रखे थे, तो थर्ड रखे थे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सुनते हैं क्या क्या है, बता रहा हूँ, अच्छा ध्यान से देखो है क्या क्या। भाई सोवरनिटी यही बताया, अपना डिसीजन खुद लें। तो मान लो उस समय 2 पोल था, दोनों में से आप किसी में पार्टिसिपेट कर लेते, पार्ट बन जाते, गए खत्म। फिर आपका अपना सोवरनिटी क्या रहता है, ये लोग बोलता है ये काम करना है तो करना पड़ता है, ये पॉलिसी लानी है तो लानी पड़ती। तो पहला क्या था इनकी, हमारा सोवरनिटी भाई हम मेंटेन रखेंगे, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, नेहरू जी की पॉलिसी थी। सेकेंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, भाई इतना मेहनत से तो इंग्लैंड वाले को भगाए हैं और फिर हमारा टेरिटरी पे कोई दूसरा कब्जा कर ले, इससे बचना था नेहरू जी का मेन पॉलिसी, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। एंड थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया था, बिल्कुल गरीब थे उस समय, खाने को भी नहीं था, तो भाई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ये 3 विजन था उस समय नेहरू जी का। जस्ट हम उन लोगों ने क्या किया था, इंडिपेंडेंस गेन किया था। और बताए ये 2 पोल, ये तो नेहरू जी का विजन था, मीन्स ये चाहते नहीं थे कि हम दोनों पोल में किसी के साथ इंगेज्ड हूँ, लेकिन देश में भी प्रेशर था, क्योंकि किसी भी देश का कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी जो होता है वो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी प्लस जो एक्सटर्नल उस समय पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है वो भी डिपेंड करता है। जैसे पूरे वर्ल्ड में इस समय चल रहा था, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, चाहे आप यूएसए के ग्रुप में जाए या यूएसएसआर के। इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे यहाँ तक कि भीमराव अम्बेडकर, कितना इज्जत से नाम लेते हो,
भीमराव अंबेडकर का भी क्या कहना था, भीमराव अंबेडकर का भी कहना था कि हमें यूएसए के साथ चला जाना चाहिए, यूएसए वाले ग्रुप में हमें क्या करना चाहिए, चला जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, अभी बीजेपी जिसका बोल सकते हो बीजेपी के पेरेंटल पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका भी ये ग्रुप था, क्योंकि ये सोशलिज्म मतलब लेफ्टिस्ट के खिलाफ थे। तो ये बोलते थे भाई यूएसए वाले ग्रुप में हम लोग चले जाएं, हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। प्लस में बाद में चल करके, शुरू में तो नहीं, बाद में चल करके स्वतंत्र पार्टी के लोग, ठीक है, सी राजागोपालाचारी वाला पार्टी, ये भी क्या कर रहे थे भाई, हमें यूएसए के साथ साथ चला जाना चाहिए। प्लस में लेफ्टिस्ट वाले, लेफ्ट आइडियोलॉजी तो समझ ही सकते हो किसके साथ सपोर्ट करने बोलेंगे, यूएसएसआर के सपोर्ट करने बोलेंगे। इतनी डोमेस्टिक डिफरेंसेज भी झेल रहे थे वो इंसान जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद भी डिसीजन लिया भाई नहीं, हमारा मेन मोटो, मेन फोकस ये 3 है, हम किसी ग्रुप में नहीं मिलेंगे, ताकि ये तीनों हम अपना फोकस रख सके, तीनों को प्रोमिसेज को फुलफिल कर सके, अपने विजन को कंट्रोल कर सके। तो आज भी उसी समय से देखना, कितना भी जैसे अभी टेंशन था ना, अभी भी है रशिया यूक्रेन में, कितना भी यूरोपियन कंट्रीज बोलता रह गया भाई इंडिया कुछ बोले रशिया के खिलाफ, आज तक बोला क्या, बोलेगा भी नहीं, हमारा भाई पॉलिसी है, हम अपना डिसीजन लेंगे। तो गालियां तो नेहरू को दे दे, तो आज भी क्या करें, नॉन अलाइंड है, यूएसए से भी अभी तो सोचो एक तरह से क्वाड का ही मीटिंग करके तो आए हैं, और उधर रशिया को भी खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। हमारा तो भाई पहले से रहे नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, किसी ग्रुप में हम नहीं जा कर के मिलेंगे, सब एक साथ रहेंगे, ये था। तो ये तो नेहरू जी की पॉलिसीज थी। और ये क्या किए जा कर के, ये बोले भैया हम तो नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है आपका, ये बोले जिंदगी में कुछ भी हो जाए, क्या करेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं मिलेंगे किसी ग्रुप में। और क्या किए, तो डिस्टेंस मेंटेन किए, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 ग्रुप्स, डिस्टेंस फ्रॉम 2 ग्रुप्स, क्या रखें, डिस्टेंस रखें, डिस्टेंस फ्रॉम 2 ग्रुप्स, बताए दोनों ग्रुप से बताए ही, क्योंकि कहते थे कि हम भैया हम नहीं जाएंगे किसी ग्रुप में, डिस्टेंस रखेंगे। हाँ, यदि हमें से हम अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना चाहेंगे। और बताया था हमारे आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है कि हम भाई पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखेंगे सबसे रिश्ता। तो उससे मदद भी की है, जैसे पीस कीपिंग फोर्सेज, यूएन में पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू, पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं, मीन जहाँ भी यदि पीस की ज़रूरत है तो फोर्स हो जाता है यूएन का, उसमें इंडियन फौज भेजे भी नेहरू जी, बिल्कुल भेजे कि भाई इंडियन फौज जाओ शांति लाओ वहाँ पे। तो हम पीस लाने के लिए मदद करेंगे, ना कि हम किसी ग्रुप में मदद कर जाएंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ ग्रुप, दोनों से मदद किए। समय समय पे क्या आवाज़ भी उठाए, जैसे सुएज नहर के इशू पे, आपका बुक में दिया हुआ है देखना, सुएज नहर के इशू पे क्या हुआ था, इजिप्ट पे ब्रिटेन अटैक कर दिया था, ब्रिटेन अटैक कर दिया किस पे, इजिप्ट पे। सुएज नहर आज भी वहीं पे है। इंडिया बहुत कड़े विरोध में, सोचो नया देश और जो गुलाम बना रखा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, मीन्स नेहरू जी उठाए, बोले भाई गलत करो, क्योंकि बताए हमारा पॉलिसी था कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जाना है, बिल्कुल बोले ऐसा क्या करो। हाँ, चुप भी रहे। जैसे सेम काम यूएसएसआर जब किया, यूएसएसआर अटैक किया, देखो ये भी आपका बुक में दिया हुआ है, यूएसएसआर जब हंगरी पे अटैक किया, हंगरी एक छोटा सा देश है अभी भी, हंगरी पे अटैक किया तो इंडिया चुप रहा, जो कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं भाई तुम चुप क्यों रहे। ये भी तो जब नॉन लाइन मोमेंट हो, जब यूएसएसआर गलती कर रहा है तब तो नहीं बोले। और उस समय बता रहा हूँ यूएसए वाले ग्रुप कौन था, यूएसए वाले ग्रुप का ही तो पार्ट था ना, कौन, ब्रिटेन यूएसए, सब तो उसी का पार्ट था। तो ब्रिटेन के खिलाफ बोले, यूएसएसआर के खिलाफ नहीं बोले, तो लोगों को लग रहा था कि भाई रशिया के ज़्यादा क्लोज है। ऐसे भी बताया कि हमारा 5 ईयर प्लान्स कहाँ से लिए थे, कंसेप्ट बताया हुआ है, यूएसएसआर का ही तो कंसेप्ट है। तो लोगों को लग रहा था ऐसे भी यूएसएसआर के ज़्यादा क्लोज है। और देखोगे कि उसी समय 1949 में ये वाले ग्रुप ने क्या बना लिया था, नाटो। उस बुक में भी डिटेल बताऊंगा, कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में, आज भी ये ग्रुप है। इसके अगेंस्ट में वार्सा पैक्ट किया, कौन, वार्सा पैक्ट किया कौन भाई,
तो रसिया ने अपना ग्रुप बनाया इसी के अगेंस्ट में, ठीक है। यूएसएसआर ने जब ये नाटो बनाया तो ये क्या किए, वार्सा पैक्ट किए। ये इसका ईयर 1955 में, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। इंडिया के था किसी एक ग्रुप में मिलो, इंडिया बोला हम नहीं मिलेंगे भाई, हम क्यों किसी ग्रुप में जाएं, क्योंकि ये दोनों मिलिट्री ग्रुप था। आज भी देखना ये है, ये तो ख़त्म हो गया है क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो वार्सा पैक्ट ख़त्म ही है। प्लस में यहाँ तक तो सोचो इतना प्रेशर था कि इंडिया का जो जन्म लिया था इंडिया से पाकिस्तान, जाकर के यूएसए वाले ग्रुप में मिल गया और सेंटो और सीटो ज्वाइन कर लिया। सेंटो एंड सीटो देखना ग्रुप है, बना था कितना, तो सीटो बना 1954 में और ये बना 1955 में। यही था, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का ही एक तरह से प्रोपगेंडा था ग्रुप बनाने का, किसके खिलाफ, रसिया के खिलाफ। पाकिस्तान के मिलने से इंडिया पे और प्रेशर बन गया था क्योंकि यूएसए का सीधा सपोर्ट मिलने लगा था पाकिस्तान को, और हमारा सपोर्ट ही नहीं यूएसए से मिल रहा था, और यूएसए से रिश्ता खराब था क्योंकि यूएसए इंडिया को बुरी नज़र से देखता था। उसको लगता था यूएसएसआर के ज़्यादा सपोर्ट में ये कर रहा है, ठीक है। तो हमने फिर भी नहीं, नेहरू जी कभी झुके, और जब ज़रूरत पड़ा तो दोनों से हेल्प भी लेते रहे, और एक अपना नॉन एनाइल मूवमेंट का मीन्स बोल सकते हो, कहीं से दोनों से इक्वल डिस्टेंसेज भी रखे और मेंटेन करते रहे, जिससे क्या होगा कि हम देखोगे कि आगे चल करके भी, जिससे हम क्या किए कि मेंटेन भी रहा और अपना कुछ कुछ काम लेते भी रहे दोनों से, जिससे क्या हुआ, आज भी हमारा देखना फॉरेन पॉलिसी का इसी का इफेक्ट दिखता है। हम दोनों पोल से डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, मीन दोनों से अच्छा रिश्ता रखते हैं भी बोल सकते हो। ये था नेहरू जी का रोल, ठीक है, और उस समय इंडिया की पॉलिसी। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, कल थोड़ा डिस्कस करेंगे नेम के बारे में, क्योंकि ये सब फिर से डिस्कस करूंगा जब नेक्स्ट बुक पढ़ाऊंगा, तो सेकेंड वाला बुक, तो ठीक है। आज लेक्चर को अब यहीं तक रखते हैं क्योंकि लंबा लेक्चर होने पे लोग बोर होने लगते हैं। आप लोग से फिर सेम रिक्वेस्ट, लाइक करते रहें चैनल को, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया, लोगों से शेयर भी करते रहो। थैंक यू।